वंदे मातरम जिसको 150 साल हो चुके हैं और जिस पर अब संसद में भी चर्चा चल रही है, पूरी बहस चल रही है। मेरठ का वंदे मातरम से क्या नाता रहा है, जानते हैं हमारे मेरठ के प्रमुख इतिहासकार के शर्मा जी से। के जी, वंदे मातरम का मेरठ से क्या रिश्ता रहा है? देखिए, वंदे मातरम का केवल मेरठ से ही रिश्ता नहीं रहा, बल्कि मैं ये कहूँगा वंदे मातरम का पूरे देश से रिश्ता रहा है। उसका कारण ये है कि मेरठ को हम इसलिए स्पेसिफिक कर सकते हैं या मेरठ के विषय में इसलिए विशेष बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरठ का जो इतिहास है वो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। और जब भी हम देश प्रेम की बात करते हैं या स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, तो 1857 की जो क्रांति है वो बहुत विस्तृत क्रांति है, बड़ी क्रांति है, और वो एक पहली बड़ी क्रांति थी जिससे अंग्रेज पूरी तरह से हिल गए थे। जी जी। तो मेरठ की धरती एक क्रांति की भूमि कहलाती है, और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो बंगाल विभाजन के समय में आंदोलन रहा हो, 1920 का आंदोलन रहा हो, 1936 का रहा हो, 1942 का रहा हो, मेरठ उसका एक केंद्र रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वंदे मातरम था, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनकी एक तरह से आवाज था। और वंदे मातरम बोलना ये माना जाता था कि ये देश का नारा है, देशभक्ति का नारा है, और अंग्रेजों को सीधा सीधा चैलेंज देने की बात थी। इसीलिए अंग्रेजों ने बहुत स्कूलों में, बहुत जगह जो लोग वंदे मातरम गाते थे या वंदे मातरम बोलते थे, उन पर उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। तो एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज थी, कोई नारा था पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, तो वो वंदे मातरम था, जो कि बंकिम दा ने 1875 में, जिसको आनंद मठ में वो प्रकाशित हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार पूरे भारतवर्ष में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसका उसका वो एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। देखिए, अब राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, और इसको लेकर के विरोध काल जो कहते हैं कि जो अंग्रेजों के समय था वो था जब इसको बोलने पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, आर्थिक जुर्माना तक लगता है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका विरोध देखने के लिए मिलता है। तो क्या लगता है कि उस समय और इस समय के विरोध में? देखिए, मैं कहूँ कि अगर हम वंदे मातरम का अगर संवैधानिक रूप से हम बात करें, जो लोग संविधान को समझते हैं, जो देश के संविधान को जानते हैं, जो देश के संविधान को पढ़ते हैं, वो ये स्पष्ट समझ लेंगे कि जब संविधान सभा में जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के विषय में बात आई, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन है हमारा, और जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है, और दोनों का एक सा सम्मान है। यानी कि दोनों के सम्मान में कोई अंतर नहीं है। जो राष्ट्रगान का सम्मान है वही राष्ट्रगीत का सम्मान है, और इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजों के समय में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए या जितने भी आंदोलन हुए, उसमें सारे आंदोलन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी केवल वंदे मातरम का नारा लगाते थे। तो उस समय तो निश्चित रूप से अंग्रेज इसको अपना एक विरोधी नारा मानते थे, परंतु आज उसका विरोध का तो मैं नहीं समझता कि कोई भी भारतीय उसका विरोध करेगा, क्योंकि ये हमारे, न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का सम्मान एक सा है। तो अगर संविधान ने उसको ये ताकत दी है, तो मैं नहीं समझता कि उत्तर पूरे भारतवर्ष का जो जो पूरा स्वतंत्र देश है, जो हमारा संविधान पर आधारित है, तो कोई भी व्यक्ति उसका विरोध करेगा। अगर कोई ऐसा विरोध करने की बात भी करता है, तो वो संविधान का विरोध है, सीधा सीधा। मैं तो ये मानता हूँ। कि मेरठ 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, क्रांति स्थल इसको मानते हैं। तो क्या वंदे मातरम की कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ मेरठ की हैं जो आप इतिहासकार हैं, आपकी जो है यादों में होंगी सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे स्पष्ट मैंने एक शोध किया गांधी जी के ऊपर कि मेरठ में गांधी जी कब आए। तो 1920 में पहली बार गांधी आते हैं, और गांधी जी ने जो लिखा है, उनके जो स्मरण है उसमें वो खुद लिखते हैं कि वो आ रहे थे, जब मेरठ आते हैं तो यहाँ रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, और उनका जो स्वागत किया जाता है, वो जो देवनागरी स्कूल है मेरठ का, वहाँ उनका स्वागत जुलूस की तैयारी होती है, उनके उनको एक बग्गी में बैठा दिया जाता है। वो खुद लिखते हैं कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके स्वागत में रहते हैं। और वो कहते हैं हिंदू मुसलमान की एकता की ऐसी मिसाल वो कहीं पूरे देश में नहीं देखते। वो कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों ने माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था, और जो हिंदू लोग थे उन्होंने चांद सितारा का बैंड पहना हुआ था, और वो सब लोग क्या नारा लगा रहे थे? वंदे मातरम।
ये गांधी जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है। तो मेरठ तो वह स्थान है जहां हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो 1857 की क्रांति हो या उसके आने वाले समय में हो, जैसे गांधी जी ने स्वयं कहा। और उन्होंने कहा कि मेरठ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं इसको पचा नहीं सकता, इसलिए मैं यहीं कृष्णार्पण करता हूं। तो इसका मतलब कि वो सारे की सारी घटनाएं सब वंदे मातरम से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि गांधी जी स्वयं लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही यहाँ वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि वंदे मातरम कोई एक नारा नहीं था, कोई एक गीत नहीं था, बल्कि आज भी अगर वंदे मातरम गाया जाता है तो आप देखिए कि जो सच्चा भारतीय है, जो इस देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लता मंगेशकर ने गाया वंदे मातरम, तो आप देखिए कि नेहरू रोने लगे, सब लोग रोने लगे। तो ये भावना ही तो है। तो वो केवल गीत नहीं है, वो भावनात्मक जुड़ाव है। और उस समय तो जब वंदे मातरम कहते थे तो लोग खड़े हो जाते थे। क्या जोश रहा होगा उस समय लोगों में। तो जो गांधी जी ने भी वंदे मातरम का उल्लेख किया है, तो वंदे मातरम तो क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का, स्वतंत्रता सेनानियों का एक नारा रहा है। तो ये बता रहे थे जो इतिहासकार हैं के शर्मा जी कि किस तरीके से वंदे मातरम एक तरफ जहाँ पूरे देश का राष्ट्रगीत है, वहीं दूसरी तरफ मेरठ से क्या क्या इसकी यादें जुड़ी हुई हैं, और किस तरीके से जब गांधी जी मेरठ में आए थे तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता इस वंदे मातरम गीत के सहारे ही देखी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।